चलिए हम पढ़ेंगे द्रव्य के तापीय गुण के लक्षण नंबर 9 को। आज हमें पढ़ना है क्रियाकलाप 10.1। और जैसे मैं पिछली बार आपको बताया था कि हम 10 क्रियाकलाप 10.1 और 2 को पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 10.1 और 10.2 दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये क्रियाकलाप ऐसी हैं कि इन्हें आप ऐसे समझ सकते हो कि ये नॉर्मल जो आपके घरों में क्रियाएं होती हैं उन पर उनके आधार पर होती हैं, उनसे और हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको हम समझते हैं कि कैसे हम इनमें क्या कर सकते हैं कि उससे हमें जो हम आसपास अपने चीजें देख रहे हैं उनमें ऐसा क्या है जो हमें आज तक पता नहीं था लेकिन अब पता चलेगा। आपने दूध उबलता हुआ देखा होगा, पानी उबलता हुआ, लेकिन लेकिन आपने वो चीज नहीं सोची होगी जो चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल आपकी थिंकिंग मतलब आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता हूँ। आज की लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ताप और समय का जो है अवलोकन देखेंगे। तो प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया पे पहले हम देखेंगे कि प्रक्रिया में करना क्या है। तो अब जैसे अब बिल्कुल अब प्रक्रिया ऐसी है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। एक बीकर में कुछ हिम क्यूब ले, बर्फ के क्यूब ले। हिम का प्रारंभिक ताप नोट करें। ठीक है, प्रारंभिक जो भी है मतलब हिम क्यूब लिए और हिम का प्रारंभिक ताप नोट कर लिया। जो भी ताप हुआ मान लो टेम्परेचर से हमने उसको नोट कर लिया ताप को। बीकर को किसी अचल ऊष्म स्रोत पर धीमे धीमे गर्म करें। अब मान लीजिए ये बीकर है, हमने इसमें बहुत सारी आइस क्यूब डाल दिए और फिर हमने इसको नीचे से आग दे दी बीकर से। ठीक है, तो अब आग दी तो क्या होगा, ये पिघलनी चालू होगी। तो धीमे धीमे जब इसको गर्म करेंगे, धीमे धीमे गर्म करना है ताकि हर 1 मिनट पर हम उसका ताप नोट कर पाए। बिल्कुल आराम आराम से गर्म करना है, धीमे 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 धीमे। तो देखिए हर 1 मिनट पर ताप मापो, ताप मापे। हर 1 मिनट पर हमें ताप मापना है और नोट करें। ठीक है, जल और हिम के मिश्रण को निरंतर हिलाते रहें। अब धीमे धीमे जब वो जल और हिम का मिश्रण हुआ उसको धीमे धीमे ऐसे ऐसे हिलाते रहें। ठीक है, ग्राफ समय और ताप के बीच एक ग्राफ बनाया। चित्र 10.9 मैं आपको चित्र 10.9 दिखाता हूँ। ये देखा, हमने क्या किया, हमने किस किसके बीच में ग्राफ बनाया, समय और ताप के बीच। इस ये वाली एक्सेस पे हमने समय लिया है, इस वाली एक्सेस पे हमने ताप लिया है। तो ये समय और ताप के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। अब मैं ग्राफ का वो समझाने वाला हूँ। तो देखिए आपको लगेगा कि ये ऐसा ग्राफ कैसे आया कि पहले ये समय के साथ ताप बढ़ा और ताप बढ़ने के बाद ये क्या है, इसी को तो समझना है, इसी को तो समझना है ये क्या है। तो चलिए पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अपने उसको कंप्लीट करेंगे परिणाम को, फिर हम इस ग्राफ पे दोबारा आएंगे, फिर हम आपको चीजें समझाएंगे। तो देखिए ताप और अवस्था परिवर्तन। परिणाम, जब तक बीकर में हिम उपलब्ध है, मतलब कि जब तक बीकर में आपका हिम उपलब्ध है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि यह अगर मेरा बीकर है और यहाँ तक अगर मान लो पानी भर गया है, लेकिन अभी भी अगर इसमें कुछ हिम पड़ी हुई है, पहले तुतु सी हिम पड़ी हुई है, तुतु सी, जब तक उसमें हिम पड़ी हुई है तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये हिम 0 डिग्री सेल्सियस की थी, इस पानी का भी ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, क्योंकि अभी वो मैं बताऊंगा। तो जब तक पूरी, जब तक हिम का टुकड़े प्रेजेंट हैं मतलब मौजूद हैं, तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है,
अब ऊष्मा की सतत आपूर्ति के बावजूद ताप स्थिर रहता है। मतलब ऊष्मा अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें नीचे से हम इसमें वो नहीं दे रहे। ऊष्मा हम लगातार उस नीचे से हम उसे गर्म कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये इसका ताप परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों? हमने आपको एक चीज बताई थी, अब बताएंगे। मतलब कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है कि हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तब भी ताप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कारण है आपूर्ति की गई ऊष्मा ठोस यानी हिम से द्रव जल, यानी किसमें ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही है, यानी हिम से जल में परिवर्तित हो रही है, में अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोगित हो रही है। यह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कि गुप्त ऊष्मा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है और अवस्था परिवर्तन में सहायक होती है। अवस्था परिवर्तन कैसी? अब अवस्था कैसी है? अगर बी क्रम है, पहले हिम था अब जल है, वो ठोस था अब ये द्रव है। तो अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो उस अवस्था में जब तक पूरा हिम पूरे जल में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जो ऊष्मा जो अंदर जमा हो जाती है, उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि ये गुप्त है, पता नहीं चली ये कहाँ गई। ताप तो बढ़ा नहीं। जब ताप नहीं बढ़ा तो ऊष्मा कहाँ गई? गुप्त ऊष्मा। समझ में आया? गुप्त तो वह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब आएगा आपको ये वाला ग्राफ समझ में। ये ग्राफ जो है ताप और समय के बीच में बनाया गया है। अब 0 से टीएम तक तो अपना उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ। जब अब वो गर्म होना चालू हुआ, हिम पिघलना चालू हुआ, तो वो लगातार उसका जो है ताप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और एक समय अब जैसे जी, अब पहले तो आप यही समझिए 0 पे जब था, तो ये 0 पे टीएम तक ऐसी सीधी लाइन क्यों बनी? क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में पूरी हिम को पहले पिघलना भी पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हिम पूरी पिघलेगी, तब जाके सॉरी 0 यहाँ पे, अरे कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। स्लाइड शो करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए दोबारा से। यहाँ 0 पे तब तक रहेंगे हम जब तक पूरी जो बर्फ है वो पानी नहीं बन जाती। ठीक है? और जब पूरी बर्फ पानी बन जाएगी, उसके बाद जो है हमारा ये बढ़ना चालू हुआ। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जब बढ़ते 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 जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, तो इसके बाद ये 100 कब तक रहेगी? जब तक पूरा पानी भाप में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो जब तक ये पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी, उसके बाद बढ़ना चालू होगी। मतलब पूरा जब जैसे उसमें हमने उदाहरण में देखा था, तब पूरी हिम पानी वगैरह परिवर्तित नहीं होगी, तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो ताप था वही ताप रहेगा। इसलिए हिम को गर्म करने पर अवस्था में हुए परिवर्तनों को ताप और समय के बीच ग्राफ उल्लेखित करके दर्शाना, पैमाने के अनुसार नहीं। अवस्था परिवर्तन, गालन और हिमीकरण। गलन और हिमीकरण। अब गलन क्या है? गलन मतलब होता है पिघलना। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित अवस्था को परिवर्तन, वो जो है ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कैसी? ठोस से द्रव मतलब जो अपनी ये समझ लो बर्फ से पानी में बनना, इसको बोलेंगे ठोस से द्रव, इसको बोलते हैं पिघलना। और हिमीकरण, हिमीकरण क्या होता है? द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन। अब द्रव से ठोस में परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन, तो उसको हम कहते हैं हिमीकरण। जब पदार्थ द्रव से ठोस में जो है परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम हिमीकरण कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, तो अब है ताप का व्यवहार। तो ठोस पदार्थ की समस्त मात्रा के पिघलने तक ताप नियत रहता है। और कहने का मतलब है जब तक कि पूरी जो बर्फ है वो पानी में नहीं पिघल जाएगी, जब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी तब तक रहेगा जब तक पूरी हिम पिघल नहीं जाती, तब तक ताप हमारा नियत रहेगा।
अवस्था परिवर्तन के दौरान ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं तापीय समय में सहवर्ती सहवरी सहवरी होती हैं। अब देखिए, गलनांक और उसकी विशेषताएं। अब वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं तापीय समय में होती हैं। अब वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं तापीय जो है साम्य में होती है, समय होती है, तापीय साम्य में होती है, यह किसी पदार्थ का अभिलक्षण है। यह दाब पर निर्भर करता है कि दाब कितना है। तो दाब पर निर्भर करता है अपना गलनांक। अब जो है प्रसामान्य गलनांक क्या होता है? मानक वायुमंडलीय दाब पर मापा गया जो है गलनांक को हम जो है मान्य गलनांक कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, हिम के गलने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आगे समझेंगे इसको। तो अब यह आपको समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये अपनी क्रियाकलाप नंबर 1 है। तो हमने कैसे इसमें देखा कि कैसे हमने अवस्था परिवर्तन को समझा कि जब पिघलना होता है, जब गलन होता है, तो जैसे ठोस से द्रव में जब परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, उसे पिघलना कहते हैं। जब द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन होता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं। और जब तक हमारी पूरी बर्फ पानी में नहीं मिल जाती तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस जो है आपको इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे वाले जितने क्रियाकलाप हैं उनमें आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक एक करके आपको हर चीज समझाऊंगा। और धीमे धीमे आपको आपको धैर्य बनाए रखना है मेरे साथ। अब ताप का जो मैंने आपको व्यवहार समझाया, कैसे ताप हमारा व्यवहार करता है, साथ ही साथ जो हमने अब आज पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्णता है ग्राफ। इस ग्राफ में जैसे मैंने आपको समझाया कैसे जो मैं उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं बोलूँ कि आपसे बर्फ है और वही उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है और वो साथ में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी पानी में तब तक उस ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ग्राफ जो है आपको दिख रहा है, ताप और समय के बीच में ये ग्राफ है, और समय कभी भी रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं है तो वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, चाहे ताप बढ़े या ना बढ़े, समय बढ़ता है। तो साफ यहाँ जैसे कि ताप जो है में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा कुछ समय के लिए, जब तक कि पूरा पानी भाप में परिवर्तित नहीं हो जाता। पूरा का पूरा जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा पानी जब तक वो पूरा पानी भाप नहीं बन जाता। इस समय समय बढ़ रहा है लेकिन ताप उतना ही है। तो इसको जो है हमने इस प्रकार समझा। लास्ट में फिर हमने जो है गलनांक और उसकी विशेषताएं देखी। गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव्य अवस्थाएं जो है तापीय साम्य में होती है। अब जैसा होता है कि यह किसी पदार्थ का अभिलक्षण है। हर जो है किसी पदार्थ का अभिलक्षण जो होता है, यह दाब पर निर्भर करता है। बहुत देखा जाए, अगर दाब ज्यादा होगा तो जो है गलनांक भी बहुत तेजी से होगा। तो ये जो है हमारा निर्भर करता है दाब पर। और जो हमारा प्रसामान्य गलनांक है, वो मानक वायुमंडलीय दाब पर मापा गया गलनांक। अगर कोई गलनांक हमने जो है मापा है, वो मानक वायुमंडलीय दाब पर मापा है, तो उसको जो है प्रसामान्य गलनांक कहते हैं। और जैसे कि मैंने इसका उदाहरण आपको दिया, हिम के जो है गलन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रियाकलाप ये बहुत ही ये आसान क्रियाकलाप थी। तो क्रियाकलाप नंबर 1 हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अपनी क्रियाकलाप नंबर 2 देखेंगे। और साथ में हम पहले तो इसको खत्म कर दिया, साथ में हमारी 3 या 4 क्रियाकलाप हैं। और शायद 3 हैं, तो 3 को पढ़ने के बाद हम क्रियाकलाप को खत्म करके अगले अपने टॉपिक पे आएंगे। इन क्रियाकलापों के बीच आपको जो चीजें समझने को मिली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इनमें इस्तेमाल आगे आपके आंसर्स लिखने में तथा आपके उदाहरणों को और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि जो बीच में आपको फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनको आपको याद रखना है, उनके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन बीच आपको फॉर्मूले तो कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो थ्योरी आपको देखने को मिल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लंबे आंसर लिखने पर आते हैं तो यही थ्योरी जो है आपकी सहायता करती है लंबे लंबे आंसर लिखने में की ओर। तो ठीक है, इतनी क्रियाकलाप जो है हमारे यहाँ पे खत्म होती है। सिंपल सी क्रियाकलाप है जहाँ पे हम बर्फ को पानी में परिवर्तित कर रहे हैं और ताप हमारा नहीं बदल रहा। पूरा यही है। गलनांक के बारे में हमने पढ़ा कि गलनांक क्या होता है, कि जब गलनांक दाब पर निर्भर करता है,
और जो है किसी जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था है ताप ये साम्य होती हैं, वह ताप जो है गलनांक होता है किसी भी धातु का। तो ये इस प्रकार हमने गलनांक देखा, और हमने साथ में देखा अपनी क्रियाकलाप नंबर 1, जिसमें हम अगर बर्फ को अगर पानी में परिवर्तित करते हैं तो ताप क्यों नहीं बदलता है उसको समझा। ये नॉर्मल बिल्कुल ही साधारण सा आपका एक एक्सपेरिमेंट है कह सकते हैं। इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो नॉर्मल चीज, लेकिन हाँ आप उसके लिए आपको थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी ताप मापन के लिए। ताप मापन के लिए आपको थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास शायद ना हो। तो ये क्रियाकलाप आप समझ ही सकते हो, लेकिन अगर आपको देखना है तो अगर आपके पास थर्मोमीटर हो या फिर कॉलेज स्कूल वाले आपको अलाउ करें तो आप ये देख सकते हो इसको कैसे कैसे होता है। बाकी यहाँ पे हमारी क्रियाकलाप नंबर 1 खत्म होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज में क्रियाकलाप नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कैसे जो है बर्फ पानी में होती है तो ताप मात्रा बड़ा सामान्य रहता है, ठीक है। और साथ में हमने गलनांक देखा, गलनांक की परिभाषा देखी, और क्या होता है मानक वायुमंडलीय दाब पर मापा गया गलनांक, जिसे हम प्रसामान्य गलनांक कहते हैं। अब ये आपको चीजें याद रखनी है, और आज के लिए बस इतना ही। और अगली कक्षा में पढ़ेंगे क्रियाकलाप 10.2। क्रियाकलाप 10.2 पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसकी एनसीईआरटी में रीडिंग करके आनी है। और जितने भी न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करा चुका हूँ उदाहरण, वो भी आपको पढ़ के आने हैं। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा क्रियाकलाप 10.2, तो उसकी रीडिंग आप लगा के आइएगा। अगर आप पहले से रीडिंग लगा के आएंगे तो आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगी और ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी अगर आप खुद से रीडिंग करके आओगे और फिर मेरी क्लास लोगे। तो आशा है कि आप ऑब्वियसली पढ़ के आओगे अगली कक्षा में। तो बस अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।